अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम CSS 2023 के एस्से के ऊपर बात करेंगे। इस पेपर को किस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया गया, कैसे आप अपने एस्सेस को लेके चल सकते थे, पूरा एनालिसिस करेंगे। पेपर देखने के बाद तो यही लगता है कि एग्जामिनर शायद काफ़ी जल्दी में था और उसने जो है वो एक प्रोवर्ब की बुक उठाई और उसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स उठा के उनके एस्सेस बना दिए। पेपर हो गया तो एनालिसिस भी बनता है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। असल में प्रोवर्बियल एस्सेस की बात बाद में करूँगा। पहले जो ऐसे सीधे सीधे आपको मिले हुए थे उनकी बात कर लेते हैं। नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट आर कॉस्ट इफेक्टिव। अब यहाँ पे जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा था कि उनको रिसाइकलिंग का प्रोसेस पता है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं शॉर्ट एक जो है वो इंट्रो दे देता हूँ इसका। आप अपने वेस्ट को रीयूज़ करते हो, ठीक है, रिसाइकलिंग प्रोसेस में। और बेसिकली जिस तरह से दुनिया के ज़खायर जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो रिसाइकलिंग प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है। लेकिन हमें देखना था नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। दो चीज़ें, एक तो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको देखना है इस तरह से कि हमें बताना है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हमने बेसिकली रिसाइकलिंग को कॉस्ट के साथ रिलेट करना है। सबसे पहली बात, रिसाइकलिंग जब आप करोगे तो उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट चाहिए होगी, हाई अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट चाहिए होगी। क्योंकि देखिए जो वेस्ट आपका निकलेगा उसको रिसाइकिल करना है तो उसके लिए आपको अलहदा से प्लांट लगाना पड़ेगा प्रोसेसिंग के लिए, तो ये आपकी कैपिटल कॉस्ट बढ़ाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो है कि आपका जो भी रिसाइकलिंग जब आप करोगे वो वेस्ट से करोगे, तो वो अनहाइजेनिक रॉ मटेरियल होगा आपके पास, ठीक है। अनहाइजेनिक होगा तो उसके लिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, अगेन वो भी पैसा मांगती है, ठीक है। देन थर्ड चीज़ आपकी ये है कि जब आप रिसाइकिल करते हो किसी प्रोडक्ट को, तो उसका जो जो प्रोडक्ट बनता है वो भी ड्यूरेबल नहीं होता, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी तो अगेन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग रही है, और ड्यूरेबल प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो वहाँ पे भी हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है कंपैरेटिवली। देन क्योंकि रिसाइकलिंग अभी लार्ज स्केल पे वाइड स्प्रेड नहीं है, तो इसके लिए जो है वो आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी चाहिए, ठीक है, जो कि अभी नहीं है। इसका मतलब है R&D की कॉस्ट भी लगेगी इसके अंदर, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट भी आ जाएगी। देन मोर एनर्जी कंजप्शन, पोल्यूशन। पोल्यूशन क्यों? क्योंकि देखें जो वेस्ट है, अब ये वेस्ट जिस चीज़ से भी मिलेगा, जिस चीज़ से भी कांटेक्ट में आएगा, ये उसको भी पॉल्यूटेंट करेगा। तो अगेन जो आपकी पोल्यूशन है उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो, क्योंकि अब जो आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको आपने जो आपके पास वेस्ट है वो आपका रॉ मटेरियल है, तो जब आप इसकी प्रोसेसिंग करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी लो क्वालिटी बनेगा। अगेन आपको इकोनॉमिक्स में नुकसान होगा, क्योंकि जब आप एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो और उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जो है वो आपको सप्लाई एंड डिमांड के अंदर, सॉरी, आपकी जो प्रॉफिट जनरेशन है उसमें आपको नुकसान देगा। देन जब आप रिसाइकलिंग कर रहे होते हो तो तब जो आपके प्रोसेस होता है उसके अंदर आपके जो कानून है, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको जो आपकी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशंस हैं उसमें भी कॉस्ट लगती है, ठीक है। अगेन जो आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो, रिसाइकलिंग के अंदर जो है वो आपकी हैज़ार्डियस गैसेस भी निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती हैं, उसके लिए भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए प्रोसेसिंग में, वो भी एक कॉस्ट है। फिर आपका रेवेन्यू लॉसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका, जब कंपनीज़ वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोसेस नहीं कर पाएंगी तो तो आप जब कंपनीज़ प्रोसेस नहीं कर पाएंगी तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देनी होंगी, तो उस सूरत में गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जो है वो लगेगा। तो ये सारी कॉस्ट्स हैं जो कि रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट में लगती हैं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। इसकी वजह से जो प्रोसेस होता है रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट का वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। देन टॉपिक नंबर 6 है आपका, ऑनलाइन लर्निंग इज़ नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल क्लास इंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक था जिसको आप कवर कर सकते थे। अब यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है ना, तो वहाँ पे आपके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है कैजुअल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी। कैजुअल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जी, आप जब अब पिछले दिनों कोविड हुआ था तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर जो है रात के टाइम भी क्लासेस कंडक्ट हो रही थी, 9 to 12 भी कुछ जो है टीचर्स कंडक्ट कर रहे थे, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आप कभी भी जो है वो ऑफर कर सकते हो। फिर कॉस्ट फ्रेंडली है, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, एक बंदा घर बैठ के यूज़ कर सकता है इसको, ठीक है। क्लासरूम और पूरा वो इन्वायरमेंट आपको नहीं चाहिए, तो कॉस्ट फ्रेंडली भी है ये।
घर बैठ के आप मोबाइल फ़ोन की उसके ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हो और यूजुअली बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी होता है। देन बूस्ट करियर एडवांसमेंट, बहुत सारे लोग जब जॉब कर रहे होते हैं तो दे डोंट हैव इनफ टाइम कि वो 9 टू 5 या 9 टू 5 की जॉब के साथ जाके एजुकेशन हासिल करें। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ करते हैं जिससे उनका करियर बूस्ट होता है। तो ये बूस्ट करियर एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है जो आपकी ऑनलाइन लर्निंग है। देन सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सर्विलेंस नहीं है, तो आप जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हो। देन कोर्स वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे ना। देखिए ऑनलाइन जो भी आपका क्लास होगा उसकी आपको प्रैक्टिकल क्लास भी अरेंज करनी होगी, ठीक है? उसके हिसाब से आपका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन करवा रहे होगे तो आपके पास जो है वैरायटी आ जाएगी कोर्स की, और आप जो है वो ज़्यादा कोर्स जो है वो ऑफ़र कर सकते हो। कोलैबोरेशन बढ़ जाती है आपकी जो ऑनलाइन लर्निंग मेथड है उसके अंदर, ठीक है? आप वर्चुअल ग्रुप्स बना सकते हो, वर्क इन मीटिंग्स वगैरह। देन इमीडिएट फीडबैक आ सकता है, क्योंकि देखिए ना, आप फ़ौरन से टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो और क्योंकि एआई के थ्रू आपने उसको चेक करना है तो फ़ौरन से आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं ऑनलाइन लर्निंग के, और उनको आप लिख सकते थे। हाँ, ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है कि जब आप क्लासरूम में फिज़िकली पढ़ रहे होते तो आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन कम होती है, तो कुछ पॉइंट आप वहाँ दे सकते थे। देन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि टू एनकरेज हेल्दी ईटिंग हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सॉफ्ट ड्रिंक एंड जंक फूड। अमेरिका में जो है वो 2/3 पॉपुलेशन जो है वो ओवरवेट का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप जो है वो लोगों के लिए जब टैक्सेस वगैरह लगाएंगे इन चीज़ों के ऊपर तो अल्टीमेटली लोग जो है वो फिर इस तरफ मूव करेंगे। तो एक ऑल्दो इसके ऊपर लिखने को बहुत ज़्यादा मटेरियल शायद नहीं होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। दो बिल्कुल इसकी अलग डायमेंशंस हैं जिसमें आप इसको ले जा सकते थे। एक तो ये कि नहीं, ऐसा नहीं है, ओवरली डिपेंडेंट नहीं है, और दूसरा ये कि आप इसको प्रूव करें कि जी ये वाकई ओवरली डिपेंडेंट है। तो अगर आप कहना चाहें कि वाकई लोग ओवरली डिपेंडेंट हैं तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जी फ़ोन के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा इंहिसार करते हैं। इसी असना में एक टर्म यूज़ होती है, नो मोबाइल फ़ोन फ़ोबिया, नोमोफ़ोबिया के नाम से। ये सम टाइम लोगों को जो है वो अगर फ़ोन नहीं हो तो नोमोफ़ोबिया होने लगता है। देन हमारी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, क्योंकि हमने जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया बना लिया है वो घर में बैठ के मूवीज़ देखते हैं, ठीक है? पहले लोग अम्यूज़मेंट पार्क में जाते थे, लाइव इवेंट्स जॉइन करते थे, ठीक है? स्पोर्ट्स करते थे फिज़िकल, तो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो अच्छी रहती थी। देन एक और चीज़ है, पैसिव एंटरटेनमेंट की तरफ हम लोग आ गए हैं रादर दैन एक्टिव एंटरटेनमेंट। ये पहले जो है लोग टाइम निकाला करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, स्पेशली, और वो एक दूसरे से बात किया करते थे, पार्क वगैरह में मिला करते थे। लेकिन अब ये सारा सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो सोशल लाइफ हमारी इस तरह डिस्टर्ब हुई है कि बुलिंग जो है वो बढ़ गई है, ठीक है? बुलिंग के केसेस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। फिर हमारा ट्रैवल, जो वे ऑफ ट्रैवलिंग था वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है, ठीक है? जिसकी वजह से सोशल मोबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है? जिस तरह से ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग हमें मिलता जा रहा है, ओवरसीज़ सोशल मोबिलिटी भी हमारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से इस साल काफ़ी सारे लोग मूव कर गए। देन जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसने हमारे रिसर्च को किस तरह से असरअंदाज, तो आप इसमें डिफरेंट डायमेंशंस डाल सकते थे कि जी हमारी सोशल लाइफ को इस तरह से टेक्नोलॉजी ने असरअंदाज किया और हम डिपेंडेंट हो गए। इकोनॉमिकल डिफरेंट आस्पेक्ट आप इसमें, गवर्नेंस का आस्पेक्ट आप डाल सकते थे, ठीक है? फिर वो एक और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते थे। और फिर एक पॉइंट, वो भी एक वो डायमेंशन भी थी जो लोग कहते हैं कि नहीं, ओवर डिपेंडेंट नहीं है हम लोग, सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है? तो दोनों डायमेंशंस आप ले सकते थे। बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, अब को पेरेंटिंग की यहाँ पे बात की गई। को पेरेंटिंग के ऊपर पहले तो एम्फसाइज किया गया है यहाँ पे, आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन को पेरेंटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखें, जो वालिद अपने बच्चों के साथ एंगेज होगा वो बेहतर तरीके से उनसे इंटरेक्ट कर पाएगा, अच्छा दोस्त होगा उनका,
उनके दरमियान गैप्स कम होंगे, बच्चे अपनी चीज़ें शेयर कर सकेंगे अपने पेरेंट्स से। फिर अगर को-पेरेंटिंग होगी तो औरत के ऊपर जो जो बोझ है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वो कम होगा। तो शायद वो अपना जो दूसरा रोल है वो भी प्ले कर पाए। आपकी जेंडर स्टडीज़ जिन 2 रोल्स की बात करती है, यहाँ पे भी मैं उन्हीं 2 रोल्स की बात कर रहा हूँ कि अगर डोमेस्टिक उसका रोल कम होगा तो फिर वो शायद फिर मर्द के साथ फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाए। देन जो औरतों में मसाइल हैं, जो आजकल डिप्रेशन के इश्यूज़ हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे क्योंकि अगर उनका जो पार्टनर है, वो उनके साथ पेरेंटिंग में हाथ बटाएगा तो वहाँ पे भी फ़ायदा है। और मैं वैसे भी इस चीज़ का कायल हूँ कि को-पेरेंटिंग जो है वो होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो मिसिंग रह जाते हैं अगर आप अपने बच्चों के साथ वक़्त ना गुज़ारें। देन आपका और हम सबका फ़ेवरेट टॉपिक आज का, बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो बहुत सारे लोग इसको एज़ अ रैशनल रीज़निंग भी देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर किसी लड़के ने कोई गलती कर दी तो उसका एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि भई ये तो लड़का है, लड़के तो ऐसे काम करते हैं। तो ये जो एक बिहेवियर है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये जो है वो पैट्रियार्की को लेकर आता है। तो जेंडर पर्सपेक्टिव में आप इसको बहुत अच्छा लिख सकते थे क्योंकि आपकी सोसाइटी जो है इसमें हर चीज़ जेंडर्ड है, लैंग्वेज भी जेंडर्ड है और ये उसकी एक एग्ज़ाम्पल है। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं कि हम कहते हैं किसी मर्द जो है उसको मजबूत होना चाहिए। अब सम टाइम एक बच्चा है, उसके वालिद की डेथ हो गई है, तो बचपन में उसको जो है वो सपोर्ट चाहिए, उसको प्यार चाहिए लेकिन नहीं मिलता और उसको हर टाइम एक एक बड़े लड़के की तरह बिहेव करना होता है, एक बहादुर इंसान की तरह। कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, बेसिकली ये ठीक नहीं है क्योंकि जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ना अपनी फीलिंग्स और एकदम वो अंदर जमा होती जाएंगी तो फिर उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा। ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो आप इसमें ऐड कर सकते थे। साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव भी, जेंडर का पर्सपेक्टिव भी, देन सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव भी, आप इसमें क्राइम का पर्सपेक्टिव भी ऐड कर सकते थे आप। तो मल्टी डायमेंशनल टॉपिक था और जब वो बच्चा अपने अंदर चीज़ें जमा करता जाएगा तो अल्टीमेटली फिर उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा। ठीक है, फिर सोसाइटी के अंदर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज़ जैसे केसेस जो हैं वो सामने आएंगे। और जब आप मर्द की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे ये कह के कि ये एक मर्द है, ये गलती करेगा या क्योंकि ये लड़का है ये गलती कर सकता है, इसको कन्फर्मिटी दी जाएगी, तो ऐसी सूरत में ये आप डिप्राइव कर रहे हैं उस दूसरे जेंडर को जो फीमेल है। डिस्पैरिटी यहाँ पे जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आती है। मैं इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग से ऐसे बना दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट में लिख दीजिएगा जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं। अच्छा, कुछ प्रोवर्बियल एसेस को भी देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन, यानी यूथ की जो परवरिश है उसका बहुत अहम रोल है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। हमें उनको सही डायरेक्शन देनी चाहिए, जब हम उनको सही डायरेक्शन देंगे तभी वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकेंगे। तो यहाँ पे परवरिश कह लो, आप एजुकेशन कह लो, आप इसको अनफोल्ड कर सकते थे अपने हिसाब से मल्टीपल डायमेंशंस में। ठीक है, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। तो ये इस तरह का एक ऐसे पहले भी मैं देख चुका हूँ। आई थिंक वायलेंस इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट। तो ये उसी तरह का एक ऐसे था, अगर वो आपने देखा हुआ है तो ये आप, यानी जब इंसान जो है वो रीजनिंग से डरता है तब वो फोर्स यूज़ करता है। ठीक है, और यही फिर एग्जांपल दी जाती है जो आपके मार्शल लॉ के लिए कहा जाता है और डिफरेंट और जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं उनके हवाले से भी कहा जाता है। अच्छा, द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लेसन, वेरी इंटरेस्टिंग। बेवकूफ़ इंसान बोलता है और अक्लमंद इंसान जो है वो सुनता है। देखें, जो 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 बेवकूफ़ इंसान होता है ना, वो लोगों को फ़ौरन बताना चाहता है कि मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। लेकिन जो समझदार इंसान होता है, वो कोशिश करता है कि सुने, सुन के सीखे, क्योंकि उसकी अप्रोच होती है कि मैं जो है वो हमेशा से अपने आप को ओपन रखूँगा डिबेट के लिए। ठीक है, और मैं दूसरों से नॉलेज हासिल करूँगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनूँगा
उससे उसको फिर उसका एनालिसिस करूँगा कि आया ये सही है, गलत है। तो जो बेवकूफ़ इंसान होता है वो फ़ौरन से बोलता है। वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, तो बिल्कुल ऐसा ही है। के ऊपर भी मैं डिटेल ऐसे जो है वो आउटलाइन शेयर कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक आउट, ये भी प्रोवर्बियल। देन अच्छा, तो ये था एक छोटा-सा रिव्यू। आई होप आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। मैं ट्राई करूँगा कि हर एक टॉपिक के ऊपर एक आउटलाइन शेयर करूँ या डायमेंशंस उसके एटलीस्ट सही तरीके से शेयर कर पाऊँ, क्योंकि कलेक्टिवली जब आप पूरे पेपर को देख रहे होते हो, तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है, वीडियो की लेंथ भी बड़ी होती है। आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँ। अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर आउटलाइन मैं शेयर करूँ, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, अपनी आउटलाइन कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें और उसकी असेसमेंट भी हो सके। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू सो मच।